हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने निस्वार्थ शिक्षा एकेडमी पर। साथियों, आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने प्रधान शिक्षक भर्ती 2024 बीपीएससी टीआरई 3.0 और 4.0 की तैयारी में लगे होंगे। साथियों, उसी से रिलेटेड आज जीके जीएस की ये 20वीं प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। आपको बता दें कि ये आपके बीपीएससी एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बिहार के एससीईआरटी और एनसीईआरटी से रिलेटेड प्रश्न जो है बनाए गए हैं। तो चलिए साथियों, देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। साथियों, हमारा पहला प्रश्न है, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया? तो साथियों, यहाँ पे बता दें, इस सदी का जो हवाई जहाज़ का आविष्कार करने वाले हैं वो राइट्स ब्रदर्स हैं। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राइट ब्रदर्स। साथियों, राइट ब्रदर्स की बात करें तो इन्होंने वर्ष 1903 में जो है हवाई जहाज़ का आविष्कार किया, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राइट ब्रदर्स। हमारा अगला प्रश्न है कि परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन है? साथियों, यहाँ पे बताना है कि परमाणु ऊर्जा में भारतीय भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एच एच जे भाभा अर्थात होमी जहांगीर भाभा थे। साथियों, आपको बता दें कि इन्हीं की अध्यक्षता में 10 अगस्त 1948 को जो है परमाणु ऊर्जा जो है कार्यक्रम का शुरुआत किया गया है। तो इसके जनक जो है माने जाते हैं जो है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा अर्थात एच जे भाभा, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि पंचशील पंचशील की मुख्य विशेषता है। साथियों, यहाँ पे पंचशील की विशेषता बताना है। साथियों, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी की बात करें तो देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का मुख्य उद्देश्य जो है पंचशील है। साथियों, पंचशील की बात करें तो पंचशील जो है कोरिया युद्ध के पश्चात भारत और चीन साथियों पंचशील जो भारत और चीन के बीच जो है एक समझौता किया गया था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी, देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व इसकी मुख्य विशेषता है। हमारा अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, निकोलस कापरनिकस प्रसिद्ध हैं। साथियों, यहाँ पे बताना है कि जो निकोलस कापरनिकस हैं वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ पे आपको बता दें, यहाँ पे वे जो है यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ना कि पृथ्वी के। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। साथियों, निकोलस कापरनिकस ने बताया कि जो ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ना कि पृथ्वी के। तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है। साथियों, यहाँ पे बताना है कि वैश्वीकरण में जो है क्या सम्मिलित नहीं है। तो आपको बता दें, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी की बात करें तो सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश जो है इसमें शामिल नहीं है। इसमें शामिल है आयात शुल्क में कमी शामिल है, आयात लाइसेंसिंग का उन्मूलन शामिल है, उसके बाद प्रत्यक्ष विदेशी निवेशन का उन्मुक्त शामिल है। यहाँ पे सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटीज का निवेश शामिल नहीं है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है कि गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है। साथियों, यहाँ पे बताना है कि जो गोल्डन गर्ल पुस्तक की रचना की गई है उसके लेखक कौन है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि गोल्डन गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक जो हैं वो साथियों हैं पीटी ऊषा। साथियों, पीटी ऊषा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीटी ऊषा जी। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है कि सुचित्रा सेन थी। साथियों, यहाँ पे बताना है कि सुचित्रा सेन कौन थी। क्या वो लेखिका थी, क्या अभिनेत्री थी, क्या वह पत्रकार थी या वो राजनेत्री थी। तो यहाँ पे बता दें कि सुचित्रा सेन जो है वह एक अभिनेत्री थी, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों, अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 2022 में साथियों वर्ष 2022 में जारी फोर्ब्स पावर सूची में विश्व की सबसे अधिक शक्तिशाली 100 महिलाओं में भारत से जो है सम्मिलित महिलाएं हैं। तो यहाँ पे
जो सम्मिलित महिलाएं हैं उनमें जो है प्रियंका चोपड़ा हैं, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रियंका चोपड़ा जो है यहाँ पे शामिल हुई हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। साथियों यहाँ पे बता दें कि यहाँ पे प्रियंका चोपड़ा नहीं होगा साथियों, यहाँ पे जो है भारत की वित्त मंत्री, साथियों भारत की वित्त मंत्री वित्त मंत्री जो है श्रीमती निर्मला सीतारमण जी जो है भारत में शीर्ष स्थान पर सबसे शक्तिशाली महिलाओं में से शीर्ष स्थान पे हैं, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा श्रीमती निर्मला सीतारमण। साथियों हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि अपने प्रदूषकों, साथियों कह रहा है कि अपने प्रदूषकों के कारण निम्नलिखित में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है। साथियों यहाँ पे बताना है कि अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जो है वह जैविक मरुस्थल कहलाती है। तो आपको बता दें यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दामोदर नदी। साथियों दामोदर नदी की बात करें तो यह झारखंड के खमार पाट से निकलकर, साथियों यह झारखंड के जो है खमार पाट से निकलती है, खमार पाट से निकलकर हुगली में मिलती है। साथियों यह हुगली में जाकर मिलती है। यह कोयला खदान और औद्योगिक क्षेत्रों से प्रभावित होने के कारण यह देश की अति प्रदूषित नदी बन गई है, इसलिए यह जैविक मरुस्थल कहलाती है। तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी, दामोदर नदी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष को भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में वृहद विभाजन का वर्ष कहा जाता है। साथियों यहाँ पे बताना है कि जो जनसांख्यिकी इतिहास का वृहद विभाजन वर्ष कौन सा वर्ष कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1921। साथियों भारतीय जनगणना के इतिहास में 1921 एकमात्र ऐसा जनगणना वर्ष रहा है जिसमें जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक रही, इसलिए इसे 1921 का महान विभाजन या बृहद विभाजन वर्ष कहा जाता है। इसलिए जो है यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1921। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। साथियों 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है कि सबसे साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी की बात करें तो शेरछिप जो है यह सबसे साक्षरता वाला जिला 2011 की जनगणना के अनुसार हो जाएगा। साथियों शेरछिप की बात करें तो इसकी जो साक्षरता दर है 97.91% जो है किया गया है। साथियों शेरछिप की बात करें तो शेरछिप जो है यह मिजोरम राज्य का एक जिला है। तो इसलिए यहाँ पे जो 2011 जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला है वह है मिजोरम का शेरछिप जिला। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है। साथियों यहाँ पे बताना है कि गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि कहाँ पे है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। साथियों वर्ष 2020-21 में भारत में गन्ने की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि उत्तर प्रदेश में, साथियों सर्वाधिक भूमि उत्तर प्रदेश में 21.80 हेक्टेयर, साथियों 21.80 हेक्टेयर जो है 21.80 लाख हेक्टेयर जो है इसका जो है भूमि वितरित किया गया, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है। साथियों यहाँ पे बताना है कि कौन सा जैव निम्नीकरणीय है या जो है जैव नवीकरणीय है, जो नवीकरणीय है जिसको हम जो है गलाकर जो है जलाकर उसको हम दूसरे रूप में जो है कर सकते हैं जिससे प्रदूषण नहीं होता है। तो यहाँ पे बता दें यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राइट आंसर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, रबड़ जो कि एक जैव नवीकरणीय है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों हमारा अगला प्रश्न है कि
वाहनों में पेट्रोल के जलने से निम्न धातु वायु को प्रदूषित करती है। साथियों, जो वाहनों में पेट्रोल जलता है उससे कौन सी वायु जो है धातु जो है वायु को प्रदूषित करती है। तो यहाँ पे बता दें, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी की बात करें तो लेड। साथियों, लेड जो है वाहनों में पेट्रोल के जलने से लेड धातु उत्सर्जित होती है साथियों, जो वायु को जो है प्रदूषित करती है। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लेड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि हरियाली एक नई योजना है। साथियों, यहाँ पे बताना कि हरियाली एक नई योजना है, इससे क्या तात्पर्य है। साथियों, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंजर भूमि के विकास के लिए जो है हरियाली एक नई योजना है। साथियों, हरियाली योजना बंजर भूमि के विकास के लिए जल संग्रहण से संबंधित। साथियों, जो हरियाली योजना है वो जल संग्रहण से संबंधित है। किससे संबंधित साथियों? जल संग्रहण से, जिसमें बंजर भूमि के विकास के लिए है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य पहचानिए। साथियों, यहाँ पे बताना है कि भारत में किस राज्य में सर्वाधिक जो है खनिज उत्पादन होता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी की बात करें तो उड़ीसा राज्य जो है यह खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य है। साथियों, आपको बता दें कि इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के अनुसार मूल्य की दृष्टि से 6 खनिज उत्पादक या परमाणु और ईंधन खनिज को छोड़कर राज्यों का क्रम 2021-22 में क्रमशः उड़ीसा प्रथम स्थान पे है। साथियों, यहाँ पे उड़ीसा फर्स्ट स्थान पे है। दूसरे स्थान की बात करें तो छत्तीसगढ़, तीसरा राजस्थान और चौथा कर्नाटक, पांचवा झारखंड है। तो इसलिए खनिज उत्पादन से समृद्ध राज्य जो प्रथम स्थान पे वो है हमारा उड़ीसा राज्य। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। साथियों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अंतिम प्रश्न कह रहा है कि भारत में हीरे की खानें कहाँ हैं। साथियों, यहाँ पे बताना है कि भारत में जो हीरे की खानें हैं वह कहाँ पे या किस राज्य में हैं। तो यहाँ पे बता दें, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एमपी अर्थात मध्य प्रदेश। साथियों, वर्तमान समय में मध्य प्रदेश हीरा उत्खनन की दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे प्रमुख राज्य है। तो हीरे की खानें कहाँ ज़्यादातर पाई जाती हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हमारे प्रदेश मध्य प्रदेश में। तो साथियों, ये रहे कुछ जीके जीएस करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। आशा है कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि प्रश्नोत्तरी आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा। जो भी साथी आपके बीपीएससी हेडमास्टर 2024, बीपीएससी टीआरई 3.0 और 4.0 की तैयारी में लगे हों उनको ये वीडियो पहुंचाइए, क्योंकि ये उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो। साथियों, इससे पहले आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, जिससे आप अपने तैयारी को एक नई दिशा दे सकें, नई धार दे सकें, जिससे आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। तो साथियों, इसी के साथ अलविदा लेता हूँ। जय हिंद।